साथियों नमस्कार, मैं देश मोहम्मद गोरी, व्याख्याता राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मीठा। तो अपना जो चैप्टर नंबर 7 परमाणु संरचना और तत्वों का वर्गीकरण चल रहा है, उसका पार्ट नंबर 1 हमने इससे पहले वाली क्लास में लिया था। आज उसका पार्ट नंबर 2 है। तो कल तक हमने रदरफोर्ड मॉडल कर लिया था। अब हम ले रहे हैं नील्स बोर एटॉमिक मॉडल या परमाणु संरचना। तो जब रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था तो उसके अंदर एक कमी आ गई थी। तो रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु किसी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगाता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि वृत्ताकार पथ पे जब वो चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ह्रास कर देगा और नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन समाहित हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि परमाणु का अस्तित्व नहीं है। जब परमाणु का अस्तित्व नहीं है तो परमाणु का अस्तित्व होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसके बाद नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया। उसने रदरफोर्ड के मॉडल के आगे उसके ऊपर रिसर्च या शोध करके अपना परमाणु मॉडल दिया। तो रदरफोर्ड के मॉडल्स के बाद जो नील्स बोर का मॉडल है वो काफी बातें तो रदरफोर्ड वाली है। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु कैसा है? खोखला गोला है। तो परमाणु खोखला गोला है, ये बात तो रदरफोर्ड ने भी बता दी थी। अब दूसरी बात नील्स बोर ने बताई कि परमाणु के केंद्र में एक छोटा सा भाग होता है जिसे उसे का नाभिक कहते हैं और नाभिक के अंदर उसका धनावेश अर्थात प्रोटॉन होते हैं। ये बात रदरफोर्ड ने भी बता दी थी अल्फा कण के प्रकीर्णन से, क्योंकि अल्फा पे भी धन था और वो नाभिक से टकरा के आया था। अब इसके बाद की चीजें हैं वो रदरफोर्ड से अलग है नील्स बोर की। नील्स बोर ने बताया कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार या निश्चित ऊर्जा कक्ष या पथ के ऊपर चक्कर लगाते हैं। और ये पथ नाभिक से अगर इनकी दूरी के हिसाब से देखें तो जहां नाभिक के नजदीक वाला होगा उसको हम K कहते हैं, उसके बाद वाले को L और 3 नंबर वाले को M, 4 नंबर वाले को M, अगर 5 होता है तो O। इस तरीके से उसके नंबर क्रमशः आते जाएंगे K, L, M, N, O, P। और इनकी संख्या भी दी गई है, यानी K का अंक है या संख्या या N है वो 1 है, M की L की 2 है, M की 3 है और N की 4 है। अब तीसरी बात उन्होंने बताया कि किसी भी कक्ष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, उसके लिए एक सूत्र है 2n², उसके अनुसार होगी। जहां 2 सभी के लिए कॉमन है, n का मतलब कक्ष की संख्या, K के लिए n 1 है, L के लिए 2 है और M के लिए 3 है और N के लिए 4। तो इस सूत्र से अगर अपन याद करें तो K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, L में 8 हो सकते हैं, M में 18 हो सकता है और N में 32। जैसे K आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 K में आएंगे, तीसरा कहाँ जाएगा? L में जाएगा। अब 10 है तो 2 K में हो जाएंगे, L में 8 हो जाएंगे, 11 होते ही अगला चला जाएगा M के अंदर। इसके बाद उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में चक्कर लगाते हैं तो उनका कोणीय संवेग mvr बराबर h/2 पाई है वो होता है, जहां m का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो 9.31 इंटू 10⁻³ है। और उसके बाद v है वो इलेक्ट्रॉन का वेग है और r है उस कक्ष की त्रिज्या है जिस कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। और h है वो प्लांक नियतांक है और पाई का मान अपन जानते हैं 22/7 है, गणित के अंदर इसको अपन कर सकते हैं। तो नील्स बोर ने बताया कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में चक्कर लगाता है तो उसका कोणीय संवेग क्या रहता है? संरक्षित रहता है, यानी कि वो ऊर्जा का ह्रास नहीं कर रहा। यही कमी रदरफोर्ड की थी। जब ऊर्जा का ह्रास ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में बना रहेगा। जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में बना रहेगा तो परमाणु के अस्तित्व पे कोई भी प्रश्न नहीं उठेगा और उसका अस्तित्व बना रहेगा। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है जो नील्स बोर मॉडल का, वो ये है कि जब कोई परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है और उस इलेक्ट्रॉन का हम ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके अपने से ऊपर वाले कक्ष में चला जाता है। मान लो ये K के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, आपने इसको ऊर्जा देके कहां भेज दिया? M पर।
अब आपने ऊर्जा देना बंद कर दिया तो ये इलेक्ट्रॉन वापस ऊर्जा छोड़ते हुए वापस अपने कक्ष में आ जाएगा। जब ये ऊर्जा छोड़ के वापस अपने कक्ष में आ जाएगा तो वो लाइनें हमें स्पेक्ट्रम लाइंस के रूप में दिखाई देती है। और इसी के आधार पर नील्स बोर ने अपना परमाणु मॉडल दिया और कक्ष की संकल्पना दी। अब जैसे रदरफोर्ड मॉडल था, थॉमसन मॉडल था, वैसे के वैसे नील्स बोर मॉडल की भी क्या है, कमियां हैं। नील्स बोर ने अपना ये परमाणु मॉडल है वो 1913 में हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के आधार पर दिया था। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है वो कम इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए या कम परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं के लिए तो अच्छा है, किंतु ऐसे परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है, जिनमें स्पेक्ट्रम लाइंस ज्यादा बनती है, उनको ये मॉडल अच्छी तरीके से समझा नहीं पाता। ये इसकी पहली कमी है। दूसरी बात, अगर आज के आधुनिक उपकरणों से इन स्पेक्ट्रम लाइंस को देखें तो नील्स बोर के अनुसार तो एक लाइन है, किंतु आधुनिक उपकरणों से देखें इस रेखीय स्पेक्ट्रम या सीधी लाइनों वाले स्पेक्ट्रम के अंदर भी कई सारी सूक्ष्म लाइनें दिखाई देती है। तो अधिक विभेदन क्षमता वाले उपकरणों से देखने पर रेखीय स्पेक्ट्रम के अंदर और भी अन्य लाइनें दिखाई देती है, जिसको नील्स बोर नहीं समझा पाया। और तीसरी बात है, अपन जानते हैं जैसे NaCl है, अब दो परमाणु आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़ते हैं और जुड़कर जैसे एक सोडियम परमाणु था, एक क्लोरीन परमाणु था, इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, NaCl। ये दोनों रासायनिक बंध के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। या अपन पानी ले लें, H+ और O-, ये आपस में जुड़ते हैं तो हमारा H2 बनता है। ये रासायनिक बंध द्वारा कैसे जुड़े, इस चीज को भी नील्स बोर नहीं समझा पाया। तो इसी के साथ ये जो परमाणु संरचना वाला चैप्टर है वो तो हमारा पूर्ण हो जाता है। इसके बाद आगे शुरू होता है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो उसकी एक परिचय अपन आज कर लेते हैं ताकि अगली क्लास में केवल उनका वर्गीकरण है। तो लगभग जो है 1800 तक 35 तत्व खोजे गए थे और 1865 तक 63 तत्व खोज लिए गए। तो जब वैज्ञानिकों ने तत्वों को खोज लिया तो वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन तत्वों को कैसे वर्गीकृत किया जाए। यानी तत्वों को वर्गीकृत करना उनके लिए अंधेरे में तीर लगाने के बराबर था या किसी अज्ञात खजाने को खोजने के बराबर था, जिसको इंग्लिश में कहते हैं चार्ल्स गेम, जस्ट लाइक ए चार्ल्स गेम। तो अलग अलग काल में अलग अलग वैज्ञानिकों ने इन तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया, जिसके बारे में हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। साथियों, कोरोना संक्रमण काल है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और मास्क का उपयोग कीजिए। और डाइट बाड़मेर के डिजिटल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। धन्यवाद।